नमस्ते बनारस। जब बात आती है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की, तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का स्वीकार, सहकार और मैडम की सहायता लेने में क्यों दिक्कत आती है, इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर सुची पांडे, लीडिंग साइकियाट्रिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। वेलकम मैम। नमस्ते। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में साइकियाट्रिस्ट से लोग हेल्प क्यों नहीं ले पाते हैं। फर्स्ट ऑफ कॉज मुझे इतने दिन के बाद, प्रैक्टिस के बाद ऐसा लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप बीमार हैं तो आप कैसे किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। नॉर्मली जो साइकियाट्रिक इलनेस हैं, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, उनको लोग समझते हैं कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आपने अपने आसपास देखा होगा ऐसी औरतों को जो बार बार कपड़े साफ करती हैं, जो बार बार हाथ धोती हैं, पर हम मानते हैं कि वो सफाई के लिए ज़्यादा कॉशियस हैं इसलिए ऐसा कर रही हैं। ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत दुखी रहते हैं, पर हम ये सोचते हैं कि वो बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं इसलिए ऐसे हैं। पर एक्चुअली में जब लोगों को नॉलेज होगा कि ये बीमारी है तभी वो डॉक्टर के पास जाएंगे। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि वो बीमारी है तो वो कैसे जाएंगे। और अगर कुछ लोग ऐसा सोचते भी हैं कि ये कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है, तो वो इधर ऐसा सोचने लगते हैं कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है, देवी आती हैं, मंदिर जाएंगे तो शायद पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो लोग डॉक्टर के पास आने से पहले इन सब चक्करों में फंस जाते हैं, तो फिर वो डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हैं। और तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस फैलाने की हमारी है, डॉक्टर्स की है। तो अगर लोग अवेयर नहीं हैं, अगर नॉर्मल लोग नहीं जान रहे हैं, तो शायद इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल तो हम लोग भी हैं कि क्या जो हमारी जो प्रैक्टिस है वो करने के दौरान हम कितने लोगों को अवेयर कर पा रहे हैं, हम कितने लोगों को समझा पा रहे हैं। क्या हमारे पास एक पेशेंट आता है तो हम उसकी पूरी फैमिली को समझा पा रहे हैं कि ये इलनेस है, आपके आसपास भी कोई है तो उसे हमारे पास भेजिए। पर एक्चुअली में पेशेंट ज़्यादा है और टाइम कम है डॉक्टर्स के पास, तो वो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो ये तीनों ही फैक्टर मुझे लगता है काम करते हैं। और इसके बाद साइकियाट्रिक इलनेस के साथ इतने सारे स्टिग्मा हैं कि इनकी दवाई चलेगी तो ज़िंदगी भर चलेगी, हमें हमेशा खानी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लगता है कि हमें इनका कहीं नशा तो नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा सोचते हैं कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। साइड इफ़ेक्ट तो आयरन की टैबलेट खाने से भी होता है। तो लेकिन एक डॉक्टर जो है वो आपको ऐसी दवा क्यों देगा जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाए, ये सोचना चाहिए। और हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम है भी दवाई खाने के बाद तो डॉक्टर को आके वापस बताना चाहिए, वो इसे सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट चलता है, तो उनके पास बार बार विजिट के पैसे नहीं होते हैं। दवाइयाँ बहुत समय तक चल रही हैं, 2-2 साल तक कोई दवाई खा रहा है, तो वो उन पैसों को कैसे अरेंज करेगा। जब ज़्यादातर जनता ऐसी है शायद जो रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर उनको अपना पेशेंट एडमिट कराना पड़े तो अगर 5 दिन एडमिट है तो वो पर्सन जो घर का कमाता है वो 5 दिन हमारे हॉस्पिटल में है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ऐसा है। ये सारे ही कॉजेज़ हैं जो मुझे लगता है कि एक नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो साइकियाट्रिक इलनेस में लोगों को शायद असिस्टेंट लेने से रोक देते हैं। मैम द सेम क्वेश्चन लेकिन एक अलग तरीके से। मैम जब हाइपरटेंशन की बात आती है या शुगर या कोलेस्ट्रॉल की बात आती है, इट इज़ इजी टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज एंड आस्क फॉर अ फिजिशियंस असिस्टेंस। बट ये ही मामले में डिप्रेशन या सुसाइड या एडिक्शन इश्यूज, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस दैट बाउंड्री ऑफ 3A। एक ज़माना ऐसा भी रहा होगा जब इसके साथ भी कुछ स्टिग्मा रहा होगा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के साथ और भी इलनेसेस हैं जब रहा है। शायद अवेयरनेस फैलते फैलते अब ये इतना कॉमन नाम हो गए हैं हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कि हम सब आपस में बात करने लगे हैं। फीवर की तरह आजकल लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो शायद जो है, अगर हम लोग ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहेंगे, लोगों का नॉलेज बढ़ाते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा शायद कि ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव साइड जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। और जितना ज़्यादा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक आदमी को भी एजुकेट कर सकते हैं साइकियाट्रिक इलनेस के बारे में, तो फिर हमने अपना आज का काम कर दिया। तो फिर अगर हम ये कर रहे हैं तो ऑफकोर्स एक दिन लोग जान जाएंगे। ऐसा होता है कि अगर आपकी हड्डी टूटी है तो लोग नहीं मानते हैं कि आप इनकम्प्लीट हैं, पर अगर आपको साइकियाट्रिक इलनेस है तो लोग मानते हैं कि आप इनकम्प्लीट हैं। बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब में प्रॉब्लम होती है, शादियों में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग जानेंगे कि ऐसे लोग भी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, तो शायद अपनी मर्जी से ही वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर शायद इतना हमें फोर्स नहीं करना पड़ेगा, लोगों को इतना एजुकेट नहीं करना पड़ेगा। शायद एक दिन कंडीशन आ जाएगी हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की, डिप्रेशन, OCD, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए भी। If a person suffering with mental health challenges, वो स्टार्टिंग के जो 2A है, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज,
उसको क्रॉस नहीं करेगा तो नो आस्क फॉर असिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा, देन अल्टीमेटली नो ही इज नॉट गोइंग टू बी ओके, ही इज नॉट गोइंग टू गेट रिकवर्ड। तो मैम अगर ये तीनों एक को वो क्रॉस ही नहीं करता है तो दूसरे कौन से हेल्थ केयर डिसऑर्डर्स उसमें हो सकते हैं? डिसऑर्डर से ज़्यादा जो आपका पुराना प्रॉब्लम्स हैं वही कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। आप अगर हमारे पास पहले आते हैं, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट होता है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा आपको ठीक करना। ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट बाद में भी होगा, पर वही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा आपके लिए, आप उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि पहले आपके चांसेस थे कि आप 90-95% ठीक हो सकते थे, और अब ऐसा चांसेस हो कि नहीं, हम आपको उस हायर लेवल तक ना ले जा पाएँ। इसलिए अगर तुरंत हमें पता चलता है, अर्ली डायग्नोसिस है, तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के अलावा जो मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो मुझे बहुत ज़रूरी लगता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट ही कर देना ज़रूरी नहीं है, उसे करते रहना भी ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग पेशेंट्स को फर्स्ट मीट में बहुत समझाते हैं कि दवाइयाँ लेना छोड़ना नहीं, पर ऐसा होता है कि पेशेंट 1 महीना 2 महीना में ठीक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि बस अब हमें मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है और बंद कर देते हैं, तो रिलैप्स रेट बहुत बढ़ जाते हैं और हमारी वो 2 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। हमने पेशेंट को जहाँ तक पहुँचाया है वो वापस ज़ीरो पे आ जाता है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ज़रूरी है और उसे मेंटेन रखना भी उतना ही ज़रूरी है। I'm touching all the 4 important branches of psychiatry to begin with geriatric psychiatry. कहने तो मैम नो, कहने को तो नो, इवन वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, द गूगल डेटा सेज दैट नो अराउंड 80 to 85% ऑफ फैमिलीज में आज भी नो जॉइंट फैमिली है, माँ बाप के साथ रहना इज क्वाइट कॉमन। मैं खुद अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। ये सब सोशल सिचुएशन में मैम क्या आप अपनी क्लिनिक में डू यू सी एन नंबर ऑफ डिफरेंट अल्जाइमर्स पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया और मेमोरी लॉस, डू यू ट्रीट दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स मैम? हाँ, हम लोग अपनी जेरियाट्रिक क्लिनिक चलाते हैं इसी के लिए, स्पेशली जेरियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग अल्जाइमर्स, पार्किंसनिज्म, ये सारी बीमारियों को देखते हैं। मोस्टली इनमें भी ऐसा है कि हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे का असर है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है कि सठिया गए हैं, गुस्सा होते हैं, उदास रहते हैं, पर एक्चुअली ये सब बीमारियां हैं और जब ये ठीक हो सकती हैं तो जो बचे हुए दिन हैं उनको इस बीमारी के साथ बिताने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर लोगों को पता होगा कि ये बीमारियां हैं, इनका सल्यूशन है, ये ठीक हो सकती है, तो मुझे लगता है ये ज़रूर लेकर आएंगे अपने पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को। और मोस्टली क्या होता है इस एज में, ये वो समय होता है जब बच्चे घर छोड़ के जा रहे होते हैं, तो पेरेंट्स अकेले हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन की ऐसे एल्डरली लोगों में। तो थोड़ा सा अगर हमारे आसपास भी है कोई तो हम उसे एजुकेट कर सकते हैं। शायद हमारी ये थोड़ी सी हेल्प कि हम अपना नेबर जो शायद अकेले रहता है और शायद वो बूढ़े हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा दें, शायद ये उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो ऐसी छोटे छोटे स्टेप्स लेके मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैम एट योर क्लिनिक, एट योर प्रैक्टिस एट हेरिटेज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, apart from prescribing medicines for geriatric patient, do you give time, ample amount of good time for family counseling too? बिल्कुल, क्योंकि जेरियाट्रिक पेशेंट को तो हम ठीक कर देंगे, वो हमारे हॉस्पिटल से चले जाएंगे, पर घर पे उन्हें फेस अपने फैमिली मेम्बर्स को ही करना है। तो उनको पता होना चाहिए उनको कैसे टैकल करना है और कैसे खुद पेशेंट नहीं बनना है साइकेट्रिक इलनेस का, और कैसे जो है उनको इन्वॉल्व करना है, जो उनका हम मैनेजमेंट करते हैं, प्लान मैनेजमेंट करते हैं कि हमें उनको इस तरीके से ठीक करना है, उसमें कैसे फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और उनकी लाइफ भी ईजी रहे। क्योंकि साइकेट्री में क्या है कि हम सिर्फ पेशेंट नहीं ठीक करते, हम पूरा परिवार ठीक कर रहे हैं। एक पेशेंट बीमार है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ बीमार होता है, तो इसलिए हमारे लिए जेरियाट्रिक काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेरियाट्रिक पेशेंट्स के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उनका फैमिली की भी काउंसलिंग करें। मैम फ्रॉम जेरियाट्रिक साइकेट्री कमिंग टू पेडियाट्रिक साइकेट्री, आजकल के बच्चों में मैम दिस डेज नो रैपिड इंक्रीज इन ADHD, ऑटिज्म एंड डिसलेक्सिया किड्स मैम, डू यू ट्रीट दिस काइंड ऑफ किड्स टू इन योर प्रैक्टिस? हाँ, हम लोग इन्हें ट्रीट भी करते हैं और इनके पेरेंट्स की, टीचर्स की काउंसलिंग भी करते हैं, जहाँ जो हेल्प कर पाएँ हम इनकी ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ADHD, ऑटिज्म, इन सब में ऐसा होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो ऐसा है कि आप किसी का दिमाग एकदम ठीक नहीं कर सकते, नॉर्मल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉस जो होना है वो बाय बर्थ हो चुका है। पर उसके बाद जो और चीज़ें, जैसे कि जो बच्चे गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं, इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों को जब ठीक किया जा सकता है तो क्यों घर में उनको उनकी लाइफ डिफ़िकल्ट करके उनको रखना। तो ये चीज़ें ट्रीट हो सकती है। ADHD के पेशेंट्स एकदम ठीक हो सकते हैं। ऑटिज्म जो होता है हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जी सकें, एटलीस्ट अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर सकें।
तो इनको पहचानना, वो क्या कर सकते हैं, उनकी फैमिली की कैसे हेल्प करना है, ये सब हम लोग अपने क्लिनिक्स में करते हैं। मैम जेरियाट्रिक साइकेट्री की बात जब हमने की तो यू सेड दैट यू गिव टाइम फॉर फैमिली काउंसलिंग जी, एंड इवन फॉर पेडियाट्रिक साइकेट्री यू जी, गिव टाइम फॉर पेरेंट जी, जी, काउंसलिंग जी, एंड इफ रिक्वायर्ड इवन यू गिव योर सजेशंस टू द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स जी, ऑफ जी, जी, स्कूल्स जहाँ पे ऐसे बच्चे जी, हैं। बिल्कुल। One more question that comes to my mind is कि these days do you see increase in mobile addiction among kids, ma'am? हाँ, इस वक्त ऐसा हो रहा है एक्चुअली। पहले इसका एक्सेस इतना आसान नहीं था, अब क्या ये इतना इजी है, आपको छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिख जाएगा। ठीक है, तो एडिक्शन जो है, चाहे वो मोबाइल का हो या किसी और चीज़ का हो, ब्रेन के सेम पार्ट पे काम करता है। तो ऑफकोर्स आप देखेंगे आजकल के बच्चों को कि वो मोबाइल देखते हैं और इसके बाद जब एक सीरीज़ या कुछ ख़त्म हो जाए तो वो उसका जो उनका एनजाइटी है नेक्स्ट वो क्या देखेंगे इसका, तो ऑफकोर्स वो एडिक्शन, और ये बहुत कॉमन है अभी के बच्चों में। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं एडिक्शन के। मूविंग अहेड विद सेक्सुअल साइकेट्री, मैम आज हस्बैंड वाइफ दोनों पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, दोनों को सीईओ बनना है मैडम, कोई भी अच्छी कंपनी का। समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस दे एंड अप इनटू स्ट्रेस, समटाइम्स वन और बोथ, लो सेक्सुअल अर्ज, लो लिबिडो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इच्छा ही नहीं होना। Do you get this kind of couples in your practice? ऑफ कोर्स, पर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ना चाहूँगी कि ऐसा ही नहीं है, इंडिया में ऐसा ही नहीं है कि जो शायद जॉब की दौड़ में है उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है जो जॉब की दौड़ में नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमें जो भी सेक्सुअल नॉलेज है इंडिया में, वो हमारा कल्चर ऐसा है कि मोस्टली आपको वो आपके रिलेटिव से मिलता है, आपके किसी दोस्त से मिलता है, कोई फैमिली मेम्बर है, आप कहीं से प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है इसका वो ही इतना गलत है कि आप जो है जॉब की दौड़ की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हाउसवाइफ हैं, घर पे रह रहे हैं लोग, उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम्स है। इवन शायद वो अवेयर ही नहीं है, उनको लगता नहीं है कि उनको इन प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, जबकि इसका सॉल्यूशन है। तो ऑफकोर्स हम लोग हेल्प करते हैं ऐसे कपल्स की, साइकोसेक्सुअल डिसफंक्शंस जितने भी हैं उनको देखते हैं, इन कपल्स की पार्टनर्स को दोनों को ही बुला के उनकी काउंसलिंग करते हैं, सेक्स थेरेपी होती है इसके लिए, उनका नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं। हमने एक प्रॉपर एक दिन ही रखा है साइकोसेक्सुअल क्लिनिक के लिए। To all the viewers, जब जेरियाट्रिक साइकेट्री की बात की, डॉक्टर सुचित पांडे इज इन फेवर ऑफ फैमिली काउंसलिंग along with medicines. Pediatric psychiatry में she gives ample time for parents counseling along with medicines. Sexual psychiatry में she gives ample time for couple counseling along with medicines. Lastly, ma'am, touching addiction psychiatry. आज की युवा पीढ़ी नो, they are very fast, they are smart, they are creative, technically very sound. मुझे तो ये लगता है मैम ना, पासपोर्ट की जगह पे पासवर्ड पे ये दुनिया चलेगी मैम। आईटी इतनी फैल रही है और आईटी में जो काम कर रहे हैं जो यंगस्टर्स, वो इतने स्मार्ट है मैम। बट समटाइम्स ये युवा पीढ़ी स्मार्टनेस होने के बावजूद भी they end up into चरस, गांजा, हेरोइन and all this kind of addictions. Do you get this kind of patients in your clinic? हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं और हम लोग ऐसे पेशेंट्स के लिए ऐसा भी करते हैं कि हमने ऐसे रखा है कि पहले हम इन्हें मोटिवेट करने का काम करते हैं। ऐसा होता है कि बहुत बार पेशेंट को फैमिली मेम्बर्स लेके आते हैं, वो मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो क्विट करें अल्कोहल या दूसरा कोई भी एडिक्शन जो भी उनको है। इसके बाद विड्रॉल सिम्टम्स उनके जो होते हैं, ऐसा होता है कि जो लोग नशा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं उनको ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उनको घबराहट होती है, नींद नहीं आएगी, सर में दर्द होता है। ऐसे सारे लक्षणों की वजह से भी वो नहीं छोड़ पाते हैं नशा करना। तो हम लोग उनका इन सिम्टम्स को, इन लक्षणों को हैंडल करने में हेल्प करते हैं मेडिकेशन से। और इसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने दवाई कर दिया, अब पेशेंट घर जाएगा तो वो वापस वो काम शुरू कर सकता है यार दोस्तों के बीच में या पार्टी में। तो फिर इसके बाद हम हेल्प करते हैं काउंसलिंग से कि ये जो चेंज हुआ है ये मेंटेन रहे। इसके लिए हम मेडिकेशंस देते हैं कि उनकी इच्छा ना हो ऐसा करने की। अगर इच्छा हो भी तो हम इन्हें कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद अपनी काउंसलिंग सेशंस के लिए बुलाते हैं ताकि हम उन्हें मोटिवेटेड रख सकें इसके बाद भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि छोड़ देना आसान है पर उसे मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पेशेंट्स हमारे फॉलोअप में रहें, काउंसलिंग सेशंस में आते रहें इसके लिए। मैम फॉर एग्जांपल मैम घर में किसी का देहांत हो जाता है तो मैं आई एम फ्रॉम गुजरात में, मेरे राज्य की बात करता हूँ, तो बरसी तक 12-15 दिन तक मैम हमारे रिलेटिव्स हमारे घर पे आते हैं, दे गिव अस लिसनिंग सपोर्ट एंड वी टॉक द गुड थिंग्स अबाउट द पर्सन जो हमको छोड़ के चला गया है कि मामा जी या फिर पापा जी वाज रियली गुड,
वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग इन वन और द अदर वे। 12-15 दिनों तक हमको रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का लिसनिंग सपोर्ट मिलता था जी। और शायद ये लिसनिंग सपोर्ट से हमारा इमोशनल डिस्ट्रेस कम हो जाता बिल्कुल जी। द सेम प्रिंसिपल डू यू थिंक कि साइकेट्री में मेडिसिन के साथ साथ अगर डॉक्टर लिसनिंग सपोर्ट या काउंसलिंग दे तो उसकी रिकवरी में फास्टर हो सकती है? बिल्कुल। देखिए, सिर्फ मेडिकेशन या सिर्फ काउंसलिंग साइकेट्री में किसी भी इलनेस का जवाब नहीं है। जब भी दोनों साथ में होंगे, पहले हमें पेशेंट को स्टेबल माइंड तक पहुंचाने के लिए कि हम उसका काउंसलिंग स्टार्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है जिनका इम्बैलेंस है साइकेट्रिक इलनेस। तो पहले हमारे लिए मेडिकेशन ज़रूरी है और इसके बाद ऑफ कोर्स उनको हमें रिहैबिलिटेट करना है। एक बहुत हायर फंक्शन लेवल, हायर फंक्शनल लेवल से वो यहाँ पे आते हैं अपनी इलनेस की वजह से। बहुत लोग डिप्रेशन की वजह से अपना जॉब भी चला जाता है, काम नहीं कर पाते हैं, डिक्रीज इंटरेस्ट होता है इसलिए। और बल्कि डिप्रेशन नहीं, मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक इलनेस जो है वो लोगों का फंक्शनल डिसफंक्शन कॉज करती है। तो ऐसे में बिना काउंसलिंग के हम उन्हें वापस जो है समाज में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये काउंसलिंग जो है वो ऑफ कोर्स मेडिकेशन के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के मैनेजमेंट के लिए। गंगा किनारे के वासियों, बनारसी वासियों, जेरियाट्रिक साइकेट्री हो, उनकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो या फिर जेरियाट्रिक साइकेट्री के केसेस में फैमिली काउंसलिंग करना हो, डॉक्टर सुची पांडे इज ऑलवेज देयर। पेडियाट्रिक साइकेट्री की मेडिसिन देनी हो या फैमिली काउंसलिंग करना हो या पेरेंट्स का काउंसलिंग करना हो, डॉक्टर सुची पांडे इज ऑलवेज देयर। एडिक्शन साइकेट्री की बात हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी हो या यूथ का काउंसलिंग करना हो, डॉक्टर सुची पांडे इज ऑलवेज देयर। सेक्सुअल साइकेट्री की बात हो, कपल काउंसलिंग करना हो, शी इज ऑलवेज देयर। ये जानने के बाद, मैडम के साथ बात करने के बाद मुझे लगता है डॉक्टर सुची पांडे's service at Heritage Hospital is the one-stop solution for all the psychiatric challenges. डॉक्टर सुची जी, आप